अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुशामदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद किस्त नंबर 27 और सीन वहीं से शुरू होता है जहां पे अमरहा उस जाते हुए शख्स को देख रही होती है और वो जाता हुआ शख्स आलियान नहीं बल्कि होता है कॉरल, जिससे अभी थोड़ी देर पहले ही वो कहती है कि इतने बुरे हालात कभी नहीं आएंगे मेरे मुल्क पे, और जवाबन क्या वो जवाब देकर जाता है कि हाँ, जितने बुरे दिन आने थे वो तो तुम्हारी पैदाइश से आ चुके होंगे ना। यानी कि वो जान गया था कि डीन को वीडियो भेजने का मार्का मारने वाली पाकिस्तान में किस हैसियत की मालिक रही है। उसके जाने के बाद अमराहा ने अपना फोन चेक किया, अपना बैग भी चेक किया कि जरूर उसने इसमें कोई ना कोई चिप लगा दी होगी या फिर वेरा से लगवा दी होगी। और भाई बाद में वेरा जेनिफर लॉरेंस तर्ज की सूरत पर बामुश्किल मासूमियत तारी करके ये कहती कि मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी नहूसत के बारे में जान जाएगा, क्योंकि इसे याद था कि वो और दादा अक्सर मासी के बारे में बात करते रहते थे। और इसके बाद वो अपने फोन को एमएससी करने वाले मार्क के पास ले गई। उसके साथ उसकी अच्छी हाय हेलो थी और उसने सोचा कि क्यों ना वो उससे जाके पूछे कि इसमें कोई चिप फिक्स है या नहीं। और फिर वो उसके पास गई और कहने लगी, मार्क तुम इसे चेक कर दो कि इसमें कोई ऐसा सिस्टम तो फिक्स नहीं है जिससे कोई मेरी बातें सुन सके। और मार्क उसे देखते हुए कहने लगा कि तुम मजाक कर रही हो। फोन उसने हाथ में ले लिया था और सीधा इनबॉक्स में पहुंचा था, क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल आदत बन चुकी थी ना कि फोन किसी का भी हो, जाना सीधा उनके इनबॉक्स में ही होना होता है। और अमराहा उससे कहने लगी, मेरे पैगामात पढ़ने बंद करो और मैं संजीदा हूं, मुझे बताओ कि इसमें कोई ऐसी चिप लगी है ना कि कोई मेरी सारी गुफ्तगू सुनता रहे। और मार्क संजीदगी से फोन चेक करने लगा और फिर सर उठाकर उसे देखा और कहने लगा, हाँ तुम्हारा शक ना ठीक है, इसमें एक सिस्टम फिक्स है। अमराहा का गुलाबी सफेद रंग अब स्याह पड़ गया था और फिर बड़े ही सीरियस अंदाज में मार्क उससे कहने लगा, देखो तुम्हारे मोबाइल में जो सिस्टम फिक्स है ना, उस सिस्टम की वजह से अगर तुम इस बटन को दबाओगी ना तो सारी यूनिवर्सिटी धमाके से उड़ जाएगी, और अगर तुम इस बटन को दबाओगी ना तो पूरा मैनचेस्टर उड़कर लाहौर चला जाएगा, और हाँ अगर तुम इस तीसरे बटन को दबाओगी ना तो तुम खुद ही गायब हो जाओगी और तुम लोगों को नजर आना भी बंद हो जाओगी। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम इस तीसरे बटन का इस्तेमाल ना फौरन ही शुरू कर दो। उसने फोन इसके आगे कर दिया और एक एक बटन के बारे में संजीदगी से उसे बताने लगा, और वो भी बेहद संजीदगी से। और फिर थोड़ी देर बाद उसने कहकहा भी लगा दिया और फिर कहने लगा कि क्या तुम्हारे पीछे स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस लगी है अमराहा। हंसने से फारिग होकर उसने उससे पूछा। सब एक से बढ़कर एक थे। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस बेहतर थी कॉरल मनहूस यार्ड से। और जवाबन मार्क ने कहा कि अमराहा बुरी बात, उसे कॉरल नापसंद था, जबकि वो तो इतना प्यारा था, हर फंद मौला सा, सोचता करता और हो जाता। आखिर कितने हैं दुनिया में ऐसे लोग जैसा था कॉरल। जब कभी वो दीवार के साथ कमर टिकाए, एक टांग को खड़ा दूसरी को तिरछा दीवार पर जमाए दोनों हाथों को जेब में रखे खड़ा होता तो उसकी आरती उतारने को दिल चाहता, तो इसलिए कि वो आसपास वालों को मुझे रुक कर और पलट कर देखो पर तो मजबूर ही कर देता था, और दूसरा तो इसलिए कि ये बोनचाल यहाँ खड़ा है, काश ता कयामत यहाँ ही खड़ा रहे और यहीं खड़े खड़े इसका मुजस्मा बन जाए, लेकिन अब ये हरकत ना करे और किसी और की जिंदगी को मुश्किल ना बनाए। वाकई में आते जाते हर शख्स का उसकी आरती उतारने को दिल चाहता था। और अगर माइकल एंजेलो उसका मुजस्मा बनाता तो उसे एक और जिंदगी खुदा से मुस्तार लेनी पड़ती, सिर्फ इतनी सी बात सोचने के लिए कि वे खूबसूरत इंसान का मुजस्मा बनाए या फिर खूबसूरत शैतान का, या बस जिंदगी तमाम हो जाती उसकी सोचते सोचते कि वो करे तो करे क्या। उसे कॉरल बेहद गोरा था, गुलाबी गोरा। उसकी नीली आंखें थी, पतली सी नाक थी, घनी भवें थी, लंबी सी गर्दन थी और जरा सा लंबूतरा चेहरा था उसका। कद वेरा से जरा कम था और आलियान से जरा सा ज्यादा था, और कभी कभी तो वो मूछे भी रख लेता तो ऐसे लगता कि किसी कदीम सल्तनत का जंगजू सुल्तान है जो शेरों को दाएं बाएं बिठाकर ताम किया करता था और उन्हीं की तरह धाड़ा भी करता था। हाँ वो इतना खूबसूरत जरूर था कि अगर गांव की मुटियारें पानी के घड़े
अपनी लचकीली कमर पर टिकाए पगडंडी पर चलते कौरल के पास से गुजरती तो वो ये जरूर कहती, वे तू किन्ना सोना है ना, कुछ खुदा दा खौफ कर, वे तू इन्ना सोना क्यों है। और फिर कौरल मुस्कुरा देता और शाने उचका देता और कहता, और मुटियारों के सभी घड़े ढस 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 ढस, यानी कि वहां भी उसे शैतानी ही सूझती और वो सबके घड़े तोड़ देता। तो कुछ ऐसा ही था कौरल। खैर, कौरल के बारे में तो अमराह पूरा ही दिन सोचती रही कि आखिर उसे पता चला मेरे बारे में तो कैसे पता चला, लेकिन उसे कोई जवाब ना मिल सका। और जब वो घर आई तो वो सीधा साधना के कमरे में गई। उसने देखा कि वो आर्यान के लिए चंद तहाइफ पैक कर रही थी। अमराह उसके पास आकर बैठ गई और उससे कहने लगी, सीधा आलियान के बारे में ही। आलियान घर क्यों नहीं आता? पहले तो वीकेंड पर आ जाया करता था, लेकिन उसकी मामा ने उसे मना कर दिया फिर। और अमराह वहीं बैठी साधना की मदद करने लगी और साथ ही साथ आलियान के बारे में उससे पूछने लगी कि मना क्यों कर दिया। मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ कभी कभार रात गए आ जाता है वो। रात गए? लेकिन कब? मैंने उसे कभी आते हुए देखा नहीं है। एक दो बार से ज्यादा नहीं आया। वैसे रात गए ही आता है, कुछ देर ठहर कर चला जाता है। ज्यादातर तो खिड़की के रास्ते आना ही वो पसंद करता है, इसीलिए तो लेडी मेहर के कमरे की खिड़की अंदर से बंद नहीं होती। हाँ, लेकिन वैसे इसी महीने उसकी सालगिरह भी आने वाली है, तो वो आएगा केक लेकर। इसी महीने? अच्छा, तुम्हें पक्का मालूम है कि इसी महीने है ना? और साधना मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाँ पता है। अच्छा, यानी वो फिर से चुन्ना मुन्ना सा केक लेकर खिड़की के रास्ते से आएगा। अमराह तो एकदम सी खुशी हो गई थी, लेकिन शायद इस बार उसे बचा हुआ केक नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, हालात बुरे हो चुके थे तो अच्छे भी तो हो जाएंगे, और आखिर को एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। उम्मीद के पौधे को पानी देते रहना चाहिए और उससे इतना तनावर कर देना चाहिए कि मायूसी का जंगल दूर दूर तक उगने ही ना पाए। वैसे भी साई कहता है ना कि इख्तिताम पर सब ना सही, लेकिन बहुत कुछ तो ठीक हो ही जाता है। और फिर अमराह क्या कहती है? अमराह कहती है कि इख्तिताम पर सब बुरा होगा तो कुछ अच्छा भी तो होगा ना, बल्कि जरूर अच्छा ही होगा सब। और मेरा ये कहना है कि इख्तिताम को भूल जाइए, बल्कि जिंदगी हर पल सिर्फ शुरुआत का ही तो नाम है। इसे तनदही से जारी सारी रखें। अगले दिन यूनिवर्सिटी में वो क्लास लेकर निकली थी कि दादी ने बहुत खास वक्त निकालकर उसे शर्फे बातचीत बख्शा। वो भी उनकी पसंद के जवाबात देती रही। यानी दादी उससे पूछना चाह रही थी कि कहीं बाहर वाले माहौल में जाके वो बदल तो नहीं गई, उनकी तरह खाने और बार और क्लब्स और इन जगहों पर वो जाती तो नहीं है। और चूंकि उसने उनकी पसंद के ही जवाबात दिए थे तो वो कहती रही कि नहीं, नाचने गाने वाली जगह पे नहीं जाती, हाँ क्लब भी नहीं जाती, और हलाल गोश्त ही खाती हूँ, सहूलत से मिल जाता है जी। 2 लोग ही जाते हैं मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने, और फिर जॉब पर और घर लेकर भी आते हैं वो लोग, और मैं अकेली कहीं भी नहीं जाती। और हाँ दादी, बिल्कुल अकेली नहीं निकलती मैं घर से। और फिर दादी ने आखिरकार उससे पूछ लिया कि तुम पाकिस्तान कब आ रही हो, और उसका तो जैसे सांस ही अटक गया। अच्छा, तो असल बात ये थी, पाकिस्तान? हाँ बताओ कि कब खत्म हो रही है तुम्हारी पढ़ाई? क्यों, क्या करना है आपको? भाई तुम्हारी शादी, और क्या? क्या कह रही हैं दादी? उसने चिल्लाकर पूछा। शादी शादी कह रही हूं मैं। दादी तो उससे भी ज्यादा चिल्लाई थी। आप बोल क्यों नहीं रही दादी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे बोल तो रही हूं। हमाद देखो इसे क्या हुआ, इसकी तस्वीर तो नजर आ रही है, लेकिन मुझे इसकी आवाज क्यों नहीं जा रही? हमारी आवाज आ रही है तुम्हें? मैं तुम्हें नजर आ रहा हूं क्या अमराह? दादी बोले ना, कहाँ चली गई आप? अच्छा खैर दादी, मेरा ना लेक्चर है, मैं जा रही हूँ। और वो लॉग ऑफ हो गई और लफ्ज शादी शादी उसके कानों में तो जैसे साइन साइन ही करने लगा था।
और फिर उसके करीब से गुजरती जमैका ने राय सुनी करते हुए कहा कि अमराह, तुम्हारा रंग पीला पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, उसका रंग तो पीला पड़ना ही था। यानी कि आलियान से जो उसने झूठ बोला था कि उसकी पाकिस्तान में शादी हो रही है, तैयारियां पूरी हैं और उसके आने का इंतजार है, तो दादी उस झूठ को सच साबित करने पर तुल ही गई हैं। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। इन द मेमोरी ऑफ कैटी द कैट, ये वो बोर्ड था जो अमराह की क्लास फेलो लॉरेन की पुश्त पर जंजीर में पिरोया हुआ झूल रहा था। दरअसल रात को उसकी बिल्ली का इंतकाल हो चुका था और आज वो सोग मना रही थी। उसने काली शर्ट और स्कर्ट पहन रखी थी और बाल ब्रश नहीं किए थे और मुंह भी नहीं धोया था, और रो रो कर तो उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। उसने रात से कुछ नहीं खाया था और ये नजर भी आ रहा था। अमराह उसके पास गई और उसकी बिल्ली का अफसोस करने के लिए, और जिंदगी में पहली बार वो किसी जानवर के मरने का अफसोस कर रही थी। उसके पास जाकर उसने पूछा कि कैसे मरी बेचारी बिल्ली, और उसने कहा कि ऐसे नहीं करो अमराह, वो बेचारी हरगिज नहीं थी, बल्कि वो बहुत बहादुर थी और प्रिंसेस थी वो मेरी। और प्रिंसेस कैटी कैसे मर गई लॉरेन? और गम की शिद्दत से लॉरेन फिर बेकाबू सी हो गई और आंखें टिश्यू में छुपा ली और एक हाथ से इशारा करके बताया कि उसकी मौत के बारे में ना पूछा जाए क्योंकि उसे बहुत तकलीफ होती है। और अमराह आंखें पटपटा कर उसे देखती गई। बिल्ली की याद में दोनों हाथ गोद में उसने रख लिए थे, और अब सच ये था कि अमराह को दूर के अजीजों की वफात पर रोना नहीं आया करता था, तो अब लॉरेन का साथ देने के लिए वो भला कैसे रो लेती। और लॉरेन की जान पर आखिर क्या मुसीबत टूट पड़ी थी कि एक बिल्ली के लिए ऐसे जान वो हलकान कर रही थी। बाकी सब भी संजीदगी से उससे कैटी प्रिंसेस का अफसोस करके जाते रहे थे, और एक अमराह ही उस बेचारी लॉरेन का गम नहीं समझ पा रही थी। कुछ लोग लॉरेन जैसे हसास होते हैं कि जानवर के लिए आंसू बहा रहे होते हैं, और कुछ कॉरल जैसे कि इंसानों को ही 8-8 आंसू रुला रहे होते हैं। अब अमराह जॉब से वापस आ रही थी और रात का वक्त था और वो बस में बैठी थी जो कि तकरीबन खाली थी। और कॉरल ने तो पहले दिन से ठान रखा था ना कि अमराह को कभी अकेलापन का एहसास उसने नहीं होने देना। तो जी हाँ, यहाँ पे भी आ जाता है कॉरल और कहता है, हाय डी क्वीन। कॉरल की आवाज उसकी नशिस्त की दूसरी तरफ की रो की नशिस्त से आई और उसने हुड पहन रखा था और हुड कैप से सर को पेशानी तक उसने छुपा रखा था। अमराह अपने चेहरे पर वो बेजारी ले आई जो दादी उसे देखकर लाया करती थी, और अब वो समझी कि भाई दादी का कसूर नहीं था। मनहूस लोगों को देखकर तो ऐसे ही मुंह बन जाया करते हैं ना। और आज की रात तो खौफनाक ख्वाब देखते ही गुजरने वाली थी। रात के इस वक्त उसने कॉरल को जो देख लिया था, वैसे वो और आलियान तो साइकिल का इस्तेमाल करते थे, खुदा जाने आज वो बस में क्यों सवार हो गया था। और तभी अपने आप को नजरअंदाज करते हुए देखते हुए कॉरल ने उससे कहा, तुम मुझे ना बुरी तरह से नजरअंदाज कर रही हो भाई, आखिर को हम यूनिवर्सिटी फेलो हैं और फिर मेरे तुम पर कितने एहसानात भी तो है ना। खासकर वो, अगर मैं हॉट रॉक में वो डिस्क ना चलवाता तो सोचो आलियान जैसा बोर इंसान तुम्हारा सर ही खा रहा होता और तुम मुझ जैसे सुपर फास्ट और सुपर हीरो से महरूम हो जाती। और अमराह ने सोचा कि कितनी बदकिस्मत लड़की होगी ना जिसका ये सुपर हीरो होगा, यानी कि बेचारी उसकी बीवी। अगर गलती से भी उसकी बेचारी बीवी ने ऐसे ही कोई मजाक में बात कह दी तो कॉरल ने तो मजाक का जवाब देने के लिए भी उसे छत से लटका देना, या फिर फ्रिज में ही बंद कर देना, या फिर लॉन्ड्री मशीन में ठूंस कर घुमा देना है, और नहीं तो गरीब का एक आध कान ही काट लेना है। अमराह बस सोचती रही और खिड़की से बाहर ही देखती रही। और फिर कॉरल की आवाज आई जो कि कह रहा था, आज सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बस में सवार हुआ हूं। और अमराह ने जरा सी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराहट तो उसकी आंखों में चमक रही थी, और अमराह को जैसे खौफ सा आया कि ये यहाँ क्या कर रहा है। बस के किराए में मैं अपने पाउंड जाया तो नहीं करता ना। वो उठकर खड़ा हो गया और उसकी नशिस्त के पास आ गया। जो 2 पाउंड तुमने मुझे दिए थे ना, उनमें चंद पाउंड और मिलाकर मैं ये ले आया हूं। उसने वो हाथ जो हुड पॉकेट में था निकाला और छन से एक हथकड़ी निकालकर सामने आई।
और पलक झपकने की देर थी। कॉरल ने उसके हाथ जो अपनी निशस की पुश्त के गोल रॉड पर रखा हुआ था उसमें हथकड़ी डालकर रॉड के साथ लॉक कर दी। ये तुम क्या कर रहे हो? अमराह दंग रह गई और उसने हथकड़ी को झटका दिया। कॉरल, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है, जवाब है। वैसे भी मैं उधार तो नहीं रखता ना, और लड़कियों का तो बिल्कुल भी नहीं। और वो बड़ी शान से मुस्कुराया था, क्योंकि मैं काउंट डिस्ट्रॉयर हूं ना। देखो कॉरल, मजाक बंद करो। मजाक तो हम कल यूनिवर्सिटी में करेंगे। और ये कहता हुआ वो स्टॉप पर रुकती बस से उतर गया। कॉरल, मेरी बात सुनो। वो उठ खड़ी हुई, लेकिन हथकड़ी से झटका लगा उसे। कॉरल, रुक जाओ और इसे खोल कर जाओ, वो चिल्लाई, लेकिन कानों में ईयरफोन लगाए तेज इंग्लिश म्यूजिक पर आड़ा तिरछा होते वो दूर चला गया और बस में सवार 6 अफराद उसे देखने लगे। आप मेरी मदद करें, वो तेज आवाज में चिल्लाई और सबके सब बैठे बस उसे देखते ही रहे। आगे नहीं आ रहे थे और उसकी आवाज पर जैसे चौंक गए और उसकी तरफ आए। और तभी टिकट चेकर उसके पास आया और कहने लगा, ओह, आप आखिरी स्टॉप तक ही आप इंतजार करें, तभी कुछ हो सकेगा। मैं ऑफिस फोन कर देता हूँ, वो इसे खोलने का इंतजाम रखें। आखिरी स्टॉप? वो तो इतनी दूर है, और फिर रात। अमराह ने गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल रखना चाहा, वरना वो गुस्से से वो रॉड के साथ सर फोड़ लेने को थी। उसने क्या किया? उसने कॉरल जैसे फतूर से टक्कर आखिर क्यों ली, और क्या जरूरत थी? और कितनी पागल थी ना अमराह। एक ऐसी लड़की जो सर्दियों की रातों में किचन तक अकेले पानी पीने के लिए नहीं जाया करती थी। उसने डीन को कॉरल की वीडियो भेज दी। और एक ऐसी लड़की भी जो चूहे को फुदकते देखकर आसमान हिला देने वाली चीखें मारने वाली नस्ल से ताल्लुक रखती थी। उसने दी कराटे किड की नस्ल से ताल्लुक रखने वालों से टक्कर ही क्यों ली, और उसने फाश गलती क्यों की? एक ऐसा माहौल जहां लड़कियां हल्की रफ्तार से चलती बस के पायदान के रॉड को पकड़कर उसमें बैठ जाने को बड़ा मार्का समझती थीं। वो यूनिवर्सिटी आर्क सर कर लेने वालों को कैसे और क्यों ललकार बैठी? वो तो एक ऐसे माहौल से थी ना जहां लड़की कार तो चलाती है लेकिन उसे धक्का नहीं लगाती, और वो सर उठा उठा कर ऊंची दीवारों और इमारतों और पहाड़ों को जरूर देखती है लेकिन उन्हें फलांगने का नहीं सोचती। हिफाजत के पेश नजर अगर कोई गन पिस्तौल घर में रखी है तो वो ताउम्र उसे हाथ में पकड़कर नहीं देखती कि उसे खोलकर उसमें मैगजीन कैसे भरते हैं, और उसे चलाने के लिए सीखने की जरूरत तो वो कभी भी नहीं करती कि ये तो उसका काम है ही नहीं। और भले से चोर और डाकू और कातिल उसके पेट में 2 गोलियां उतार दें, वो एक गोली भी चलाने की जरूरत नहीं करेगी कि ये तो उसका काम है ही नहीं, और ये काम तो उसके बाप करेगा या फिर भाई करेगा या फिर शौहर या फिर बेटा, लेकिन वो खुद नहीं। और बिजली के फ्यूज ठीक करते ये अपने बाप भाई के पास औजार लेकर खड़ी ही तो हो जाती हैं। उस फ्यूज को खुद से ठीक करने की गलती तो करती ही नहीं है। अरे भाई, इन लड़कियों में तो सीखने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, तो भला वो क्यों सीखती और क्यों करती ये काम? क्योंकि ये काम तो मर्दों के हैं ना। और आज बस की नशिस्त से बंधी बैठी वो बस रो देने को हो गई थी। काश कि उसने इन चीजों को सीखा होता और आज वो अपनी मदद खुद कर पाती। वो रो देने को जरूर थी, लेकिन आज वो रोई नहीं थी, और बाएं हाथ से फोन निकालकर उसने वेरा को कॉल की तो वो तो भड़क ही उठी और कहने लगी कि तुम पहले मेरी नाक कटवा चुकी हो। यानी कि वेरा की नाक का दारोमदार भी उसी पर था। लो, कट गई फिर। और फिर उसने कहा कि आती हूं मैं। उस वक्त तक ना तुम जी भरकर रो लो मेंढकी। और वो धाड़ी। और आखिरी स्टॉप पर बस रुकी तो ट्रांसपोर्ट के अमले का एक रुकन उसकी हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगा, और रात के इस वक्त वो कटर हासिल करने में नाकाम हो चुके थे। और हांफती कांपती वेरा बस में आई और उसका सांस पूरी तरह से फूला हुआ था। हटे आप लोग, मैं करती हूँ। आते उसने सबको एक तरफ किया और हाथ में पकड़ी बारीक सुलाख से चंद मिनट की कोशिश से उसने हथकड़ी खोल दी। और जब वो हथकड़ी को खोलने की कोशिश कर रही थी तो अमले के 6 अरकान उसे बड़े ही मशकूक अंदाज से देख रहे थे कि इस लड़की को इतना कुछ कैसे आता है, और उससे पूछने लगे कि तुम पुलिस में हो या फिर। आखिरकार एक ने पूछ ही लिया था। मैं भला पुलिस में क्यों होंगी? मैं साबका CIA एजेंट हूं, वेरा ने भवें तान कर संजीदगी से कहा। हर शक तो अब मजीद बढ़ गया था और पूछा गया, साबका क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने बाराक ओबामा को कत्ल करने की कोशिश की थी ना,
गन में उसकी पट्टी पर रख चुकी थी। और वेरा ने पहले से ज्यादा संजीदगी से कहा और उसे लेकर बस से उतर चुकी और उन 6 की शक्लें तो देखने के लायक थीं। और इतनी संजीदगी पे तो यकीनन अमराहा भी ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि उसने सच ही कहा और वह कहने लगी, तुम वाकई में CIA की एजेंट रह चुकी हो और तुमने ओबामा को मारा क्यों नहीं? वेरा को तो सब आता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कर रही थी। और वेरा ने जवाब में उसकी गर्दन दबोच ली और कहा, तुम मेरे पापा के पास जाओगी या इन्हें यहां बुलवा लूं? उन्हें ही बुलवा लो, लेकिन कॉरल के लिए इल्तिजा करती हूं मैं वेरा। अमराहा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। वो छोटे मोटे केस हैंडल नहीं करते। वेरा ने गुस्से से अपनी रोलर कोस्टर को स्टार्ट किया। वैसे तुम्हारे लिए तो आ सकते हैं, तुम हो मिशन इम्पॉसिबल। और सारे रास्ते वेरा गुस्से से बड़बड़ाती रही और उसे सुनाती रही और वो चुप करके BBC वेरा सर्विस सुनती रही। वेरा ने साइकिल रोकी, पर वो शटलकॉक तो नहीं था, वो तो जगह थी जहां आलियान रहता था और साथ ही कॉरल, हमारा कॉरल। और उसने पूछा, वेरा तुम यहां मुझे क्यों ले आई हो? चलो तुम अंदर एक मुक्का मारो कॉरल के मुंह पर। और वेरा ने उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से ले लिया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अंदर और मुझे कॉरल को कुछ भी नहीं कहना और बस बात खत्म। अच्छा, अगर ऐसा है ना तो फिर मुझसे तुम दोस्ती खत्म कर दो। एंसल्म हॉल के बाहर दोनों आमने सामने अब खड़ी थीं। एक हाथ छुड़ाकर भाग जाने को थी और वो थी अमराहा, जबकि दूसरी एक हाथ से घसीट कर अंदर ले जाने पर बसित थी और वो थी वेरा। मैं बता रही हूं, मुझे तुम्हारे जैसी बुज़दिल दोस्त नहीं चाहिए। और अब तो वेरा बाकायदा धाड़ी थी। मैं अंदर चली जाती हूं, लेकिन मैं कॉरल को कुछ नहीं कह सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कर सकती। और जवाब में वेरा उसे अपने साथ अंदर ले आई और अंदर दाखिल होती गरजदार आवाज में नजर आने वाले पहले लड़के से उसने कॉरल के बारे में पूछा। कॉरिडोर में और भी लड़के थे और वेरा की आमद और ऐसी आवाज से वो भी मुतवज्जा हो गए। वो वहां म्यूजिक बार में है। और शाहवेज ने पूरे दांत निकालकर हाथ का इशारा करके बताया भी और साथ आगे को भी हो गया कि आइए मोहतरमा, कॉरल पर जो असाब नाजिल करना है उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं और इस कार्य खैर में मेरा हिस्सा भी तो डलने दीजिए। और आसपास के जो दूसरे थे वो भी म्यूजिक बार की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे बिना टिकट का फर्स्ट शो कौन मिस करना चाहेगा भला? और कुछ लड़के ऊपर की तरफ लपके के बाकी हॉलमेट्स को भी बुला लें कि वेरा कॉरल का पूछती इस वक्त आई है और इस अंदाज में आई है जैसे हॉल से बाहर रूस की फौज को पोजीशन लिए खड़ा कर आए हो। 1 2 3 और फायर। और वेरा ने अमराहा का हाथ मजबूती से थाम रखा था और म्यूजिक बार के दरवाजे में खड़े होकर उसने अंदर नजर दौड़ाई और म्यूजिक बार में सामने काउंटर था जिसके पार 3 बार टेंडर खड़े हुए थे। काउंटर के एंड सामने वाले हिस्से में कुर्सियों और मेजों को पार करके स्नूकर टेबल रखा हुआ था जिस पर कॉरल स्नूकर खेल रहा था और बाकी स्टूडेंट्स इधर उधर खड़े उठे बैठे हुए थे। कॉरल स्नूकर स्टिक को पकड़े टेबल पर झुके एक आंख को बंद किए गेंद को हिट करने ही लगा था कि वेरा ने दांत पीस कर कहा, कॉरल। और कॉरल ने आंख खोली और मुस्कुराया और उस तरफ सर घुमाकर देखा जिस तरफ वेरा खड़ी ही नहीं थी, यानी कि ड्रामेबाज। और फिर उसने सर उठाकर वेरा की तरफ घुमाया और वेरा उसके साथ थी अमराहा और अमराहा के आगे पीछे एंसल्म हॉल का मजमा, यानी कि इट्स शो टाइम चिक। अमराहा तुम आ गई, वैसे काफी देर लग गई तुम्हें तो आने में। उसने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखकर कहा और कहने लगा, बहुत सुस्त होती है ना ट्रांसपोर्ट की इंतजामिया। अगर मैं मैनचेस्टर का मेयर बन गया ना, जो कि मुझे बनना ही है, तो मैं जरूर इस तरफ तवज्जो भी दूंगा, लेकिन मेरे मेयर बनने के वक्त के आने से पहले तक के लिए सॉरी। और स्नूकर स्टिक उसने ऐसे हाथ में पकड़ रखी थी जैसे AS-50 की स्नाइपर राइफल, और वेरा को निशाने पर जैसे उसने रखा हुआ था और ठा ठा और ढस ढस। वेरा डेडमैन की संजीदगी लिए उसके करीब जाकर खड़ी हो गई और उसने कहा, वेरा ये कर सकती थी। वैसे वेरा तुम मुझे इतने प्यार से क्यों देख रही हो?
मुझे तशवीश हो रही है और मैं दिल के आर्जे से हलाक नहीं होना चाहता। और वेरा ने अपना वो हाथ जो उसके क्रॉस बैग की जेब के अंदर था निकाला और हाथ में पकड़ी बोतल का स्प्रे उसकी आंखों पर कर दिया और एकदम से कि कॉरल अपने तहफ्फुज में कुछ कर भी ना सका और कॉरल चिल्ला उठा, ओह ये क्या किया है तुमने वेरा? और आंखों पर वो हाथ उसने रख लिया और तेजी से पानी की तलाश में बाहर की तरफ उसने लपकना चाहा कि वेरा ने दूसरी बोतल निकाली और आंखों को रगड़ते और आह आह करते इधर उधर मेज कुर्सी से ठोकर खाते कॉरल पर तेजी से स्प्रे करने लगी। ओह माय गॉड, इतनी बदबू! एक एक ने अपनी नाक पकड़ ली और अमराह को भी अपनी नाक पकड़नी पड़ी थी और जितने लड़के कॉरल के पास खड़े हुए थे वो तेजी से कॉरल से दूर हो गए और बदबू की तो इंतहा थी बस। वेरा ने पूरी बोतल खाली कर दी और फिर हाथ बांध कर हंटर मार्च स्टाइल में खड़ी हो गई और कहने लगी, अब कुछ भी कर लो ना कॉरल, एक हफ्ते से पहले तो इस चैनल 5 से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। और हाँ, अगर मैं साइंसदान बन गई ना तो जरूर इस खुशबू से जल्द छुटकारा पाने के लिए कुछ करूंगी। लेकिन देखो, मेरे साइंसदान बनने के वक्त के आने से पहले तक के लिए ना सॉरी। और अमराह का जी चाहा कि वो तालियां बजाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो पलटी तो म्यूजिक बार के दरवाजे के साथ शाना टिकाए खड़े आलियान पर उसकी नजर पड़ी, जो कि बहुत संजीदा नजर आ रहा था और प्यारा भी। और अमराह ने सोचा कि वो ऐसे ही खड़ा रहे और बाकी सब गायब हो जाएं तो कितना अच्छा रहेगा ना। लेकिन तभी वेरा आई और अमराह का हाथ पकड़कर उसे बाहर वो ले आई और अपने पीछे उन्होंने कहकहों का तूफान उबलते हुए सुना। हॉल के स्टूडेंट्स कॉरल कॉरल कहकर दीवानों की तरह हंस रहे थे और उनमें आलियान भी शामिल था। उन सब ने मिलकर म्यूजिक बार के दरवाजे को बंद कर लिया ताकि वो बाहर ना जा सके और काउंटर पर रखी किसी की सॉफ्ट ड्रिंक से कॉरल ने अपनी आंखें धोनी चाहिए, लेकिन शाहवेज ने लपक कर वो ड्रिंक उसके हाथ से छीन ली और सबने सारी ड्रिंक्स उठाकर कॉरल से दूर कर ली। यानी कि अमराह दी लॉस्ट डक और कॉरल दी अख अख एंड अख। आलियान ने उसके करीब जाकर अपनी नाक पकड़कर कहा और कॉरल ने उसे धक्का देकर पीछे किया और म्यूजिक बार से बाहर निकलना चाहा। उसकी आंखें वाकई जल रही थीं और उसे एक पल भी करार नहीं आ रहा था, लेकिन सब लड़के बार के दरवाजे पर बरां जमा थे और उसे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। आज इतनी मुश्किल से तो ये शेर काबू में आया था और सबके साथ जो उसने बुरा किया हुआ था सबको बदले लेने का मौका मिल रहा था, क्योंकि कॉरल अब बुरी तरह से फंस चुका था और कोई भी वहां पे उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वो सबको धक्का मार कर पीछे कर देता हुआ बाहर को जाने की कोशिश करने लगा और कहने लगा कि एक एक को देख लूंगा मैं। कॉरल चिल्लाया था, हाँ देख लेना, अभी तो हमें सूंघ लेने दो ना, उफ अख। और कॉरल ने आलियान को दबोच लिया और कहा, लो सूंघो मुझे, आओ मेरे पास। और आलियान का तो बदबू से दम ही घुटने लगा और कॉरल एक एक करके सबके पास जाकर उन्हें दबोच रहा था और कह रहा था कि आओ गले लगो मुझसे और आओ, और साथ ही वो हंसता जा रहा था और आलियान तो हंस हंस कर दीवाना हो रहा था। फिर कॉरल ने रुक कर चंद ही आंखों से आलियान को देखा तो उसे वाकई ये मंजर अच्छा लगा था कि वो हंस रहा था। उसके पास गया और कहने लगा, उसे ना तंग करने में बहुत मजा आता है और उसकी शक्ल तो देखने वाली होती है। कॉरल ने आलियान की गर्दन को दबोचते हुए कहा, और चैनल 5 की जो खुशबू है ना, ये भी सूंघने वाली है, उफ इतनी बदबू, ओह। और कॉरल ने जवाबन कहा, मैं तुम्हारी नाक फोड़ दूंगा। इसे जितनी बदबू है ना, ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा और हॉल एक हफ्ते के लिए तो भाई खाली ही कर दो अब सब। और फिर शाहवेज चिल्लाया, कॉरल को ही निकाल बाहर करते हैं ना हम सब। और फिर सबने मिलकर उसे उठाया और हॉल से बाहर फेंक दिया और सारी रात एंसेल्म हॉल में यही सब चलता रहा और हंस हंस कर उनके सर दर्द करने लगे थे और उसे बार बार उठाकर बाहर फेंक रहे थे। कॉरल को अत्तर मुअत्तर करने के बाद मैनचेस्टर की सड़कों पर से गुजरते वेरा हंस हंस कर पागल हुए जा रही थी। और अमराह ने उससे पूछा, वैसे तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया है और तुमने मेरी हथकड़ी भी खोल दी ना? और जवाब आया कि पापा ने, फौजी रहे हैं ना वो, और तुम डिग्री ले लो तो रूस आ जाना। अच्छा, तो क्या बिल्कुल मैं भी तुम्हारे जैसी हो जाऊंगी? हाँ, या तो बिल्कुल मेरे जैसी हो जाओगी या पहले से भी जाओगी। और वेरा साइकिल से उतर गई। एक काम करो ना, अब तुम साइकिल चलाओ। मैं साइकिल चलाऊं? लेकिन मुझे तो आती ही नहीं है।
हाँ तो भाई चलाओगी तो आएगी ना, ऐसे ही तो बैठे बैठाई नहीं आ जाएगी। चलो चलाओ। मुझे सीख कर करना भी क्या है। हाँ, सीखने से पहले क्या क्यों नहीं करते अमराहा, कहा है ना चलाओ तो चलाओ। वेरा ने उसे जबरदस्ती साइकिल पर बैठा दिया और हैंडल को पकड़े रखा, लेकिन उसने बैठते ही साइकिल को गिरा दिया और वेरा ने उसे उठाया, फिर से बिठाया और उसे चंद पेडल मारने के बाद फिर खुद को और साइकिल को गिरा दिया और वेरा ने उसे फिर से चलाने के लिए कहा। गिरो संभलो, चलाओ, सीखो और ये तुम्हारे काम आएगा। अगर सिखाने वाला नहीं थक रहा था तो सीखने वाले को भी तो अब शर्म नहीं करनी चाहिए थी ना। साइकिल गिर गिर कर चलती रही और अमराहा करीबन करीबन सुनसान हुई सड़कों पर साइकिल गिराती रही और चलाती रही और अब कुछ ही देर बाद उसे भी अच्छा लगने लगा था, यानी गिर गिर कर उठना, फिर उठकर गिर जाना। और इब्तिदा तो ऐसे ही होती है ना, और गिरने से तो डरना नहीं चाहिए और जामिद हो जाने से और हरकत ना करने से बल्कि खौफ खाना चाहिए। जब सारी कायनात किताब बनी खुली पड़ी हो तो इंसान को शागिर्द जरूर बन जाना चाहिए और उसे सीखना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, और देर हो जाए तो फिर तो मजीद देर नहीं करनी चाहिए। आसमानों के सभी दरवाजे खुले पड़े हैं, तो आइए इन दरवाजों के उस पार कूद जाएं और फिर उससे अगले पार, क्योंकि ये सब इंसान को ही तो करना है और ये सब इंसान ही तो कर सकता है। जमीन बिछी हुई है और फलक तना हुआ है और कायनात तो लामहदूद फैलती जा रही है और हर लम्हे ये पुकार कर कहती है, मैं पुकारती है कि आओ और मुझे पालो और मेरे फाते बन जाओ। और इसी के साथ ये सीन होता है खत्म और आज की इस एपिसोड को भी करते हैं खत्म। लास्ट में एक बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया है उन तमाम शरारतों और कॉरल के साथ जो कुछ हुआ, और सबके बाद एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का लेसन दिया गया है कि गिर कर उठना, फिर से गिरना और फिर उठना। और जब सारी कायनात किताब बनी खुली पड़ी हो तो इंसान को शागिर्द जरूर बन जाना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। गलती जब तक नहीं करेंगे तो सबक कैसे सीखेंगे, जब तक गिरेंगे नहीं तो उठना कैसे सीखेंगे। तो जनाब गिरें, और वैसे भी लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम तो पीछे हटना ही पड़ता है। एक बार गिरेंगे संभलेंगे, दूसरी बार गिरेंगे संभलेंगे, तीसरी बार गिरेंगे तो आपको वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो जो आपने गिर कर जिंदगी में सीखा होगा और जो वो आपके काम आएगा, वो किताबों के अंदर मौजूद लेसन्स आपको नहीं सिखाएंगे। और वो बादाम खाने से भी अकल आपको नहीं आएगी जो जिंदगी में आपको ठोकरें खाने से आएगी। तो गिर कर संभलना ही असल बात है, जिंदगी में ना गिरना यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस खूबसूरत नोट के साथ आज की एपिसोड को करते हैं यहाँ पे खत्म। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। काफी मजा आया कॉरल के साथ जो वेरा ने बदला लिया है, और यहाँ पे ये जो बात बताई गई है कि हमारे यहाँ खवातीन जो हैं वो बस खड़ी ये देखती रहती हैं कि हाँ ये तो मर्दों का काम है, और वाकई में घर में जब फ्यूज उड़ जाता है तो खवातीन खड़ी होकर वाकई देख रही होती हैं और वो कहती हैं कि इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना तब बनता है जब वही खातून या वही लड़की कहीं पे अकेली किसी मुसीबत में पड़ जाती है और वहाँ पे उसे बैठकर ये चीज़ें बहुत याद आती हैं कि काश उसने खुद पे डिपेंड किया होता और काश उसने सीखा होता तो आज वो अपनी मदद खुद कर लेती। और वेरा का जो यहाँ पे रोल दिखाया जा रहा है, कभी थोड़ी सी मीन भी वो हो जाती है, लेकिन ओवरऑल मुझे उसका कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा जो दिखाया जा रहा है काफ़ी पसंद आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। आज की एपिसोड में आपका फेवरेट डायलॉग क्या था? कुछ कमेंट्स तो मैंने भी एंड में ऐड किए हैं और कुछ कमेंट्स में आप लोगों से चाहती हूँ कि ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते मुझे वो याद आ रहा है यहाँ पे जो कायनात की बात हुई है और ज़मीन और फलक और कायनात की लामहदूदियत की बात हुई है, और कहा गया है कि वो पुकारती है और कहती है कि आओ और मुझे एक्सप्लोर करो। यानी कि इंसान जो इस दुनिया में आया है तो उसका काम क्या है कि सीखो, जानो। ये जो जानने की जुस्तजू है और ये जो सर्च है और तलाश है और ख़ुद को जानने की तलाश और अपने मकसद को पा लेने की तलाश, इंसान की ज़िंदगी का यही तो मकसद है। तो जानो, इस कायनात की लामहदूदियत में खो जाओ। वो क्या कहते हैं
कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनात न कर आलम रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फगां और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़माओ मकां और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। अल्लामा इकबाल की बहुत खूबसूरत शायरी अपने शाहीनों के लिए कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अरे तू बस यहीं तक महदूद हो के रह के अपना घर रिश्ते और ये नहीं, बस याद रख के सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कोई और नहीं, इसके शायर हैं हमारे अल्लामा इकबाल। इसी के साथ दीजिए जाने जहां को इजाजत। अपनी कोई भी फेवरेट लाइन, फेवरेट सीन या जिंदगी में सीखी हुई कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छा लेसन या कोई भी अच्छी बात जो आप हम सब लोगों के साथ शेयर करना चाहें, मेरे साथ शेयर करना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी ऐसा जो मुझे बहुत अच्छा लग गया उससे मैं ज़रूर अपनी आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। अगर आप यहाँ पे पब्लिक में अपने दिल की आवाज़ या दिल की बात या कुछ ऐसा जो आप कभी कह नहीं सके और आप इस दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, या कोई ऐसी कहानी या कुछ भी ऐसा, तो मैं आपकी आवाज़ बनना ज़रूर चाहूँगी। कुछ अच्छा हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे DM कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, और अगर वो शेयर करने के काबिल हुआ तो ज़रूर मैं उसको शेयर करूँगी आप सब लोगों के साथ। तो ज़रूर अपनी थॉट्स को भी शेयर किया करें, मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।